Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. क्या पाकिस्तान अपनी कश्मीर कमिटमेंट से भाग रहा है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव बार बार दुनिया के हर फोरम पर सामने आता रहता है कि भारत में नक्शा चेंज हो गया, यूनियन टेरिटरीज़ बन गई, मगर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं उसके बारे में पाकिस्तान कभी कोई बात नहीं करता। तो पाकिस्तान की ये कमिटमेंट भी तो है कि ये ऑटोनमस इलाके रहेंगे, कभी ये पाकिस्तान के प्रोविंस बन जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है आज के इसके शो में कि ह्यूमन राइट्स की बात का जो नैरेटिव है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से और ख़ास तौर पर वादी श्रीनगर के हवाले से करता रहता है, मगर इस तरफ से जो आवाज़ें उठती हैं और बहुत आवाज़ें उठती हैं गिलगित बल्तिस्तान हो और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इस पर बातचीत नहीं होती। तो बात मैं आज ये शो में करूँगा, मेरा मेन फोकस होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट से भाग रहा है। ये एक अहम मसला है और इस मसले पर मेरे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब और सुशील पंडित भाई। पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब से। अमजद अयूब मिर्ज़ा भाई, जो मैंने एक तमहीद बांधी, इस तमहीद के तनाज़र में आप बात को आगे कैसे लेकर चलेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और टैग टीवी का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ आज अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने के लिए। जो आपका सवाल है ना, वो देखें, वो सवाल ही बताता है कि कितना पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा है कि जो पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाके हैं उसको भी हम कश्मीर कह के बुलाते हैं, हालांकि वो कश्मीर नहीं है, वो बेसिकली मगरबी जम्मू है और वो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा था। लेकिन इसको पाकिस्तान ने कश्मीर का नाम इसलिए दिया ताकि जो वादी है कश्मीर है उसके साथ इसका लिंक बना रहे, मजहब के नाम पे भी और नाम के हवाले से भी। और वो भारत वाले कश्मीर में जो दहशतगर्दी करता है या जो इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी करता है उसको वो प्रूव कर सके कि जी ये कश्मीर हमारा जो है ये उसी कश्मीर का ये हिस्सा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि इन्होंने जो मगरबी जम्मू है इसके अंदर डोगरी ज़ुबान का रस्मुल ख़त ख़त्म किया, इन्होंने यहाँ पे लोगों को कहा तुम कश्मीरी हो। और कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिनका नाम ही है कश्मीर पार्टी, मतलब कश्मीर से उनका नाम शुरू होता है, उसमें जम्मू का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो अब ये सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि आज तक भारत में जितनी भी हुकूमतें आई हैं बीजेपी से पहले, उन हुकूमतों ने देखें हमेशा उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया है, उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसीज अपनाई हैं भारत के अंदर, और उसके अलावा उन्होंने आलमी सतह पे भी जो है वो जो ग्रोहबंदियां हैं, अस्करी ग्रोहबंदियां और माशी ग्रोहबंदियां, यानी मिलिट्री अलायंसेस और इकोनॉमिक अलायंसेस का हिस्सा बनने की वजह से उन्होंने हमेशा जो है वो सौदेबाजी की है। उन्होंने लाइन जो सीज फायर लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया और उसके बाद ये तो बीजेपी आगे वरना हो सकता है उसको ये परमानेंट बॉर्डर ही बना देते इंडिया और पाकिस्तान का। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं और मैं यहाँ पे आपके सवाल के जवाब को ख़त्म करूँगा कि पाकिस्तान के जो असल मुजरिम है वो तो पाकिस्तान है। देखें, इंडिया ने तो कभी भी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया तो मेरे इल्म में आप इजाफा दोनों साहब बैठे हुए कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ही 22 अक्टूबर सन 1947 को यह हमला किया और इस हमले की तैयारी जो है वो जून जुलाई से हो रही थी, यानी पार्टीशन इंडिया से भी पहले ये तैयारी हो रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान को कैसे इंडिया में जाने से रोकना है और जम्मू कश्मीर की रियासत को कैसे हमने जो है ना इंडिपेंडेंट रहने देना है ना इंडिया के साथ जाने देना है, बल्कि पाकिस्तान में शामिल करना है। जी सुशील पंडित भाई, आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन से पहले हमने कुछ बातें की थी, आपको याद होगा, और आपकी एक तरह से नज़र करम था, एक आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था कोई चंद महीने पहले, और एक ख्वाब लगता था ये होगा।
फिर ये ख्वाब अमली ताबीर इसकी बनी, फिर उसके बाद आपसे बातचीत हुई और हमने एक तजिया किया। आज 1 साल के मौका पर हम तजिया कर रहे हैं। मैंने जो सवाल डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब से पूछा वही मैं आपकी तरफ करता हूँ कि भारत की जो पहली सरकारें थीं उनकी इस सिलसिले में, बाकी चीज़ों में बड़े सक्सेसफुल रहे होंगे, इस सिलसिले में ज़रूर नाकामी रही कि कश्मीर नैरेटिव में वो ना सिर्फ नैरेटिव में कमज़ोर रहे बल्कि कश्मीर में जो उनका हक बनता था उस हक को भी इम्पोज करने में कमज़ोर रहे। प्रिसाइज मेरा सवाल ये है कि सिर्फ इसके अलावा कभी भारत की सरकारों ने और हत्ता कि इस सरकार ने भी इस मसले को बहुत नहीं उछाला कि भाई हमारे बारे में ही इमरान खान क्यों यूनाइटेड नेशन में जाके बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, किस हिसाब और खाते में 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रकबा चीन के हवाले कर दिया। इनके बाप की जागीर थी इस रियासत की, और क्या क्या था ये सारे का सारा। तो इस नरेटिव पे अब भारत की इस्टेब्लिशमेंट या भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ और आप जैसे इंटेलिजेंसिया गौर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस बात को, इस नरेटिव को सामने लेकर आएं? जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है और मैं डॉक्टर मिर्ज़ा से पूरी तरह इस मामले में एक राय रखता हूं कि भारत से इस मामले में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, ब्लंडर्स हुए हैं। सबसे पहला ब्लंडर तो यही हुआ कि जब 22 अक्टूबर को कश्मीर पर पाकिस्तान हमलावर हुआ और भारत में जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हुआ, एक्सेशन हुआ, तो भारत की फौज कश्मीर से, जम्मू कश्मीर रियासत से पाकिस्तान के हमलावरों को खदेड़ती रही। लगभग 1.25 साल लग गया इसमें, क्योंकि भारत की फौज कहती रह गई अपनी रियासत से, अपनी सरकार से, पंडित नेहरू से कि देखिए जब तक सप्लाई लाइंस नहीं काटेंगे, जब तक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये जंग चलती रहेगी। आप इसको हर गली, हर कूचे, हर कस्बे, हर पंचायत में लड़ते रहेंगे और ये कभी ना खत्म होने वाली जंग होगी। तो तभी पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि आप सरहद के उस पार एक भी गोली दागें, आप सप्लाई लाइंस काटें या कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर हमला करें। तो हमारी फौज ने पूछा क्यों? पाकिस्तान तो इस बात पर मान गया है कि उनकी फौजें दाखिल हुई हैं कश्मीर में। जो एक कमीशन नियुक्त किया था यूनाइटेड नेशंस ने, सर ओवन डिक्सन, भारत ये रिपोर्ट लेकर के गया, डिस्प्यूट लेकर के गया यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान हमलावर हुआ है और पाकिस्तान इस बात से मुकर गया कि कोई हमला किया है। तब ये कमीशन भारत भी आया, पाकिस्तान भी गया और उसको सबूत मिले, और जब वो सबूत पाकिस्तान को दिखाए गए तो उन्होंने माना कि हमारी फौजें वहां हैं। हालांकि वो ये गोलमोल करते रहे कि ये फौजी जो हैं ये लीव पे गए हुए हैं, ये इस वक्त इनको कश्मीर में अपने मुसलमान भाई परेशान दिखे तो वो खुद चले गए, हमने नहीं भेजे। इस तरह के उल्टे सीधे बहाने इन्होंने बनाए, लेकिन इन्होंने माना कि उनके फौजी वहां पर हैं, उनका असला वहां पर है, ये आइडेंटिटी पेपर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर उन्हीं के हैं, रेगुलर्स हैं। उसके बावजूद जब हमारी फौज की इस तजवीज को पंडित नेहरू ने नहीं माना तो उनकी वजह जानते हैं क्या थी? कि पाकिस्तान ने अभी तक फॉर्मली वॉर डिक्लेयर नहीं की है, इसलिए हम सरहद के पार एक गोली नहीं चलाएंगे। और यही रवैया करगिल के युद्ध में भी रहा। हमारे हाथ बांध दिए गए फौज के कि आप एलओसी को पार नहीं करेंगे, वो जो एलओसी के पार इस तरफ आए हैं सिर्फ उन्हीं पर आप निशाने लगाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी कैफियत रही है कि हम अपने हाथ बांध लेते हैं। और जब 1.25 साल ये जंग चली तो 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर पंडित नेहरू ने किया, शेख के कहने पर किया,
हमारी फौज कहती रह गई कि हमें कुछ हफ्ते और दे दीजिए, हम बाकी का 38% जम्मू कश्मीर भी फ्री करा लेंगे, लिबरेट करा लेंगे हमलावरों से। क्योंकि शेख साहब को लगता था कि कश्मीरी बोलने वाले उस तरफ नहीं है, वहां उनकी कयादत नहीं चलती, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के उनसे वोट लेंगे, तो इसलिए उन्हें वहीं रहने दो। और जवाहरलाल नेहरू जी को लगा के चलिए इतना बड़ा रकबा आप मुफ्त में प्लेट पर सजाकर पाकिस्तान को दे दीजिए। तो सबसे बड़ी गलती तो तब हुई। और उसके बाद जो बड़ी गलतियां आप और डॉक्टर अयूब साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम लोगों ने एक फॉर्मल क्लेम रखा, एक टेक्निकल क्लेम रखा कि यह हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेने के लिए बर्बाद होने पर तुला हुआ था, टुकड़े टुकड़े होने जा रहा था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को, सिक्योरिटी को, अपने बजट्स को, अपनी मिलिट्री को इसमें झोंक दिया, इस काम में अपनी पुश्तों को और अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को इसमें खपा दिया, उनको जिहादी बना बनाकर। लेकिन हमारे देश ने एक धेला इन्वेस्ट नहीं किया पिछले 70 सालों में। मेरी शिकायत है अपनी सरकारों से, अपनी पॉलिटिकल क्लास से, कि हम सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहे, टोकनिज्म करते रहे कि अपनी असेंबली में कोई 24 सीटें खाली छोड़ दी और कहा कि जब ये फाइनल सेटलमेंट होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तक ये हमारा। अरे साहब, 1971 में आपके पास पूरा मौका था, लेकिन आप बस यही कहते रहे कि सीज फायर लाइन से एलओसी कर लेते हैं, एलओसी के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर कर लेते हैं, मामला खत्म, आधा आप रखो, पौना आप रखो, हम रखेंगे। ये बंदरबाट जमीन के साथ, सॉवरेनिटी के साथ नहीं होती है। आपने कहा कि ये बंदरबाट ज़मीन के साथ नहीं होती। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात जब भी होती है रियासत कश्मीर और रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब है, उस नैरेटिव को भी, कि जी ये सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय हिस्से में होती है। आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर रियासत के इस तरफ के हैं, आप कहते हैं कि इधर ज़्यादा बड़ी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, लेकिन वो बात दुनिया में अभी तक उतनी नहीं सुनी जाती। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये जो सुशील भाई ने जो बात आपसे की है सारी, कि नेहरू ने हिचकिचाहट की और नहीं किया, इसको आगे बढ़ाया, और फिर कारगिल का भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि आपने बस इधर से गोलियां मार के उनको बाहर निकालना है, घुसपैठियों को, आपने बॉर्डर पार नहीं करना। तो ये एक इंटरनेशनल प्लान था कि भारत को सेंट्रल एशिया का रास्ता नहीं देना, और जो जगह गिलगित बल्तिस्तान का और ये जो इलाका है हमारा जम्मू कश्मीर का, ये वो इलाका था जहाँ पे 3 एम्पायर्स मिलती थी, रशियन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो जगह है ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, और नेहरू ने ये जो है माउंटबेटन के कहने पे आगे फौजें नहीं भेजी। इसमें ये सारे इन्वॉल्व थे क्योंकि ये चाहते थे कि ये रियासत टूटे, और इसका जो मगरबी इलाका अगर पूरी नहीं भी जाती पाकिस्तान के पास, तो जो मगरबी इलाका है जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को जुड़ता था वो, और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो शिनचांग और उस तरफ से जुड़ता था, ये इलाके पाकिस्तान की तरफ आए। क्योंकि पाकिस्तान बनाया ही अंग्रेजों ने इस मकसद के लिए था कि वो हिंदुस्तान के जो है ना, वो एक पाँव में एक पत्थर की तरह वो रहे, और हिंदुस्तान को हम जब चाहें उसके हवाले से करें। अब आप देखें कि ये जो पाकिस्तान का जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर एक चपरासी भर्ती नहीं कर सकता, उसके बाद पावर ही नहीं है। पूरी जो आज़ाद कश्मीर की रियासत सो कॉल्ड है, इसको कश्मीर काउंसिल रन करती है,
और कश्मीर काउंसिल एक अनइलेक्टेड अदारा है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्सक्यूज मी। और फिर आप ये देखें कि एक चीफ सेक्रेटरी पूरे जम्मू कश्मीर को जो है, आज़ाद कश्मीर जो है, एक चीफ सेक्रेटरी चला रहा है। एक आपने वो बना दिया है वजीर अमूर कश्मीर, जिसका वो ना वो कश्मीरी है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से है। वो वहाँ जाता है वायसराय की तरह और वहाँ हॉलीडे करता है, 2-4 बयानात दे के वापस आ जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 लगा है। आप करके देखें हाँ जरा बात पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको सबसे पहले तो वो आपको पाबंद कर देते हैं। यानी शेड्यूल 4 का मतलब ये है कि आप जिस गांव में रहते हैं, यू कैनॉट लीव योर विलेज until and unless you have the permission of the local police station, and you have to inform them where are you going for how many days or hours and when will you be back, and then you have to report back. इतना सख्त ये कानून है। फिर आप देखें कि आपने हम अंग्रेजों के ज़माने के, मुझे याद है सुनते होते थे, हमारे वाले साहब भी जिक्र करते थे कि भाई लंबी लंबी 70-70 साल की सजाएं, 90-90 साल की सजाएं होती थी। तो इंडिया को पता नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ जो मुतासरीन लैंडस्लाइड थे, जिसकी वजह से एक झील बन गया था, ताबाद झील, और जिसकी वजह से बहुत सारे गांव डूब गए, और उनकी कंपनसेशन के लिए आवाज उठाने वाले शख्स को, जिसका नाम बाबा जान है, 70 साल सजा दी है उन्होंने, झूठा मुकदमा बना के। इसी तरह इफ्तिखार करबलाई है, उसको 90 साल की सजा दी है, वो 9 साल से जेलों में बंद है, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब देहातों के लोग हैं ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह से फिर ये कि आप इलेक्शन अगर आपने लड़ना है तो आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, जिस पर आपको ये ओथ होता है वो उसमें कि आप पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हक में हैं और आप नजरिया पाकिस्तान के हक में हैं। ये आप साइन करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, ये आप इस पे साइन करेंगे तो आपको जो है वो वहां पे मिलेगा, क्या उसे कहते हैं, इलेक्शन में लड़ने के लिए। ये बिल्कुल आपको, मैं इससे हट के एक मिसाल आपको देता हूँ जी। हम कहते हैं ओवरनाइट अफगान मुजाहिदीन जनाब एकदम मतलब बन गए, और कैसे हो गया ये ये अफगान मुजाहिदीन जो बनाए गए, ये इस तरह बनाए इन्होंने कि इन्होंने जब वहां से जो कबायली सरदार थे, जो लैंड रिफॉर्म्स की वजह से जिनकी जमीनें किसानों में तकसीम हो रही थी, जब वो भाग के आए यहाँ पे और यहाँ जनरल ज़िया की हुकूमत थी, तो इन्होंने यहाँ उनको पनाह दी। तो इन्होंने फिर उनके साथ एक शर्त लगाई कि हर जो भी रिफ्यूजी कैंप में रिफ्यूजीज अफगानी आएंगे देहातों के और वैसे गरीब लोग जी, उनको राशन कार्ड उस सूरत में दिया जाएगा कि वो किसी न किसी जादी तंजीम के मेंबर हों। तो 7 या 8 जादी तंजीमें थी, तो कोई गुलबदीन इकमतियार की मेंबरशिप ले ली, किसी ने रब्बानी की ले ली, किसी ने किसी की ले ली, और फिर उनको इन्होंने असला पकड़ा के आगे किया पीछे पाकिस्तान आर्मी की, और चढ़ दौड़े अफगानिस्तान पे। एग्जैक्टली यही काम इन्होंने यहाँ पे भी किया है। ये जितने प्रोपेगेंडा किया जाता है कि कश्मीर के अंदर इंडिजिनस तहरीक चल रही है, और ये बिल्कुल झूठ है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये इंडिजिनस तहरीक है तो फिर ये जम्मू में क्यों नहीं है, ये फिर लद्दाख में क्यों नहीं है? सो मच सो कि ये गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में आपने कभी सुना है कि वहां जुलूस निकला हो और वहां नारे लगे हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो देखें, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स से हर शख्स तंग है। जम्मू वाले तंग हैं, हिंदू पंडित तंग हैं, लद्दाख वाले ने जश्न मना रहे हैं, शुक्र किया उन्होंने, उनकी जान छूटी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स से। और गिलगित बल्तिस्तान भूल जाएं आप, वो तो ना, वो पता है आपको गिलगित बल्तिस्तान में वो क्या कहते हैं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता यहाँ पे, हाँ मैं किसी की दिल आजारी करना चाहता हूँ, लेकिन कश्मीर के कश्मीरियों के बारे में गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि अगर एक सामने तुम्हारे रास्ते में सांप आ जाए और कश्मीरी आ जाए तो सांप को छोड़ दो, कश्मीरी को मार दो। इतनी हेट्रेड है। जी जी, मैं समझता हूँ। देखिए, जो आपने मिसाल दी, शायद वो इस वजह से कह रहे हैं कि जो कश्मीरी हैं वो बुनियादी तौर पर कश्मीरी नहीं हैं, वो तो बाहर से आए हुए हैं और सेटल हैं। तो डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब, यहाँ पे 2 मसले हैं। मैं सुशील भाई की तरफ ज़रा जा रहा हूँ।
एक तो ये मसला है कि भारत क्या अब 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद अब इस तरफ क्या आएगा? बात थोड़ी तो हो रही है भारत की तरफ से कि ये जो कश्मीर है इस तरफ का, यानी दूसरी तरफ का जो इनफैक्ट मुतनाज़ा है, इसकी बात अब भारत करेगा। वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायलेशंस हो रही है, क्या इस मसले को जिस तरह पाकिस्तान उठाता आ रहा है क्या वो भी उठाएगा? और तीसरा जो अहम मसला है जो आपने अभी बात की कि वो ये बात कहते हैं जी कि यहाँ पर डेमोग्राफी ना चेंज की जाए, लेकिन ये डेमोग्राफी तो ऑलरेडी इधर इन्होंने चेंज की गिलगित बल्तिस्तान में किसी हद तक, और बहुत हद तक, जो जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर किया कहा जाता है। और उसी वजह से गिलगिती और बल्ती कहते हैं ना कि भाई ये वो एक हेट्रेड या एक रिजेंटमेंट है, चूँकि उनको ये पता है कि ये तो डेमोग्राफिक चेंजेस के नतीजे में आने वाली जनरेशन्स हैं। सुशील पंडित भाई, इन दोनों तीनों बातों को आप कैसे देखते हैं? फिर मैं दोहराता हूँ कि ख़ास तौर पर क्या भारत अब असर्टिव होगा अपने उस हिस्से के लिए? आपने बहुत उम्दा बात कही गोरा साहब। देखिए, डेमोग्राफी चेंज हुई गिलगित बल्तिस्तान में, डेमोग्राफी चेंज हुई मुजफ्फराबाद मीरपुर वाले हिस्से में भी, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और जिसको वहाँ के जो शहरी हैं वो अजाब कश्मीर कहते हैं। इन्होंने डेमोग्राफी कश्मीर वैली में चेंज की। 30 साल पहले वहां से हिंदुओं और सिखों को भगाकर उन्होंने और किया क्या? ये डेमोग्राफी चेंज करके ही ये सब तनाज़े पैदा करते हैं, और फिर अपनी बात इसी बिना पर मनवाते हैं कि अब सिर्फ हमारी बात मानने वाले और हमारी बात कहने वाले इस खित्ते में हैं, अब रेफरेंडम करवा लो। दिक्कत यही है कि ये डेमोग्राफी चेंज करना इनका एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक कोएर्सिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत ये सब काम करते हैं। दूसरी बात, आज जो लद्दाख में इस वक्त एक टेंशन बढ़ी हुई है, चीन की फौजें इकट्ठा हो रही हैं बॉर्डर पर और पाकिस्तान भी मचल रहा है, इसकी एक सीधी सी वजह यही है कि पिछले साल जब हम लोगों ने, हमारी पार्लियामेंट ने एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को स्टेट से बदलकर 2 यूनियन टेरिटरीज में ला दिया, आपने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि पाकिस्तान ने 48 घंटे में हमारा हाई कमिश्नर एक्सपेल किया। इंडियन हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद वाज एक्सपेल्ड ऑन 7th of August। पहले उनसे कहा गया कि आप तशरीफ ले जाएं, और बाद में सोचा कि नहीं, ये ह्यूमिलिएशन काफी नहीं है, इनको एक्सपेल करना चाहिए। और दूसरा काम उन्होंने किया कि चीन को 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल में भेजा इस इशू के ऊपर, और तीनों बार सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी P4 जो परमानेंट 4 मेंबर्स हैं, उन्होंने चीन को दफा किया, कहा ये हमारे मतलब की बात, ये हमारे गौर करने लायक मुद्दा नहीं है, आप इसे ले जाएं। तो आप समझिए कि चीन और पाकिस्तान में सबसे बड़े खदशात यही थे कि ये फैसले लेने के बाद क्या भारत यहीं रुकेगा या आगे बढ़ेगा। और उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए अभी ये जो जंग के बादल घुमड़ रहे हैं, फौजें तैनात हो रही हैं, एक प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं अलग अलग जगहों पर, ये उसी का नतीजा है कि जो हिंदुस्तान में इस विषय को लेके, भारत में इस विषय को लेके आवाजें उठ रही थी, उनमें कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी थी, उनमें सब्सटेंस था। और वो सब्सटेंस इसलिए भी जरूरी है कि 70 साल हो गए हमें अपनी सरजमीन पर ये जंग झेलते हुए। ये जो एसिमेट्रिक वॉर है, ये जो अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे शहरियों के बीच, नॉन कॉम्बैटेंट्स के बीच, अनआर्म्ड सिटीजन्स के बीच लड़ा जा रहा है, उनको निशाना बनाकर दहशतगर्दी के थ्रू लड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान को, भारत को यह बात समझ में आ रही है कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट उनके बैकयार्ड में नहीं जाएगा, उनकी कीमत पर नहीं लड़ा जाएगा, उनको कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं दिखाई पड़ेंगी कि इससे उनका नुकसान होगा, ये उनके लिए बहुत
आसान और सस्ती जंग थी कि वो भारत के अंदर इसको लड़ें, भारत के शहरियों में लड़ें, भारत का नुकसान कराकर लड़ें और भारत एक डिफेंसिव जंग में लगातार उलझा रहे। और भारत को यह समझ आ रहा है कि जब तक ये पूरा का पूरा मसला आप उनके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस पे नहीं लड़ेंगे, उनको इसका पिंच, इसका दर्द नहीं महसूस कराएंगे, तब तक ये खत्म होने वाली नहीं है। उनके लिए ये बहुत सस्ती और बहुत आसान जंग रहेगी। तो उसी को प्रीएम्प्ट करने के लिए अभी जो टेंशन्स हो रही हैं एलओसी पे, ये उसका एक नतीजा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन सिस्टम में कम से कम इस बात को समझ आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इतना अहम फैसला लेने के बाद आर्टिकल 370 को न्यूटर करना और जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में रिकॉन्स्टिट्यूट करना, ये वाटरशेड इवेंट्स हैं, ये इपॉक चेंजिंग इवेंट्स हैं। इनसे पहले का एक भारत था, इनके बाद का दूसरा भारत है। लेकिन ये फैसले सिर्फ हमारी पार्लियामेंट में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और हमारे प्रेसिडेंट ने कुछ कागज साइन किए हैं। जमीन पर इसका इंप्लीमेंटेशन होना ब्रांच और रूट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा, टोकनिज्म के साथ नहीं आएगा, सिम्टम्स एड्रेस करके नहीं आएगा, कुछ दिखावे की सुपरफिशियल स्टेप्स लेने से नहीं आएगा। उस जिहाद को डिसमेंटल करना पड़ेगा। उसका जो स्ट्रैंगल होल्ड है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे एकेडेमिया में, हमारे मीडिया में, हमारी जुडिशरी में, हमारी सिविल सोसाइटी में, हमारे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में, हमारी सकाफत में, हमारे लिटरेरी बॉडीज में, वो जो नैरेटिव बिल्ड करती हैं, वहां पर जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन हो करके इसका रिवर्सल नहीं होगा और जो जेनोसाइड 30 साल पहले हुआ था उसका हिसाब किताब नहीं होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगताए जाएंगे, तब तक ये टोकनिज्म होगा, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट होगी। और मुझे लगता है कि जो हमारी जो इस वक्त लीडरशिप है उसको इस बात का शऊर है कि आप ऐलान जंग करके फिर इन मुगालतों में नहीं रह सकते कि चलिए कुछ ले दे के बात निपटाई जाए। तब आपको इसको अपने कंक्लूजन तक ले जाना पड़ेगा और जितनी देर करेंगे उतना ये महंगा पड़ेगा। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, बहुत अहम बातचीत हम तीनों शायद कर रहे हैं। और जब ये आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन होती है, यूनियन टेरिटरीज़ बनती हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ सामने आता है कि भारत ने कश्मीर का नक्शा चेंज कर दिया। ऑन द अदर हैंड गिलगित बल्तिस्तान, कभी वो उसको प्रोविंस बनाते हैं, कभी उसको ऑटोनॉमी देते हैं, फिर जी चाहता है तो उसकी कोई और शक्ल कर देते हैं। और वहाँ पर जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, वो भारत की तरफ से POK कहा जाता है, वहाँ पर भी वो मनमानियाँ चेंजेस होती रहती हैं। तो ये कभी एहसास हुआ उनको, या आप जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई कि भाई आप तो 72 साल से नक्शे चेंज कर रहे हैं, उनकी बॉडीज़ चेंज कर रहे हैं, और उधर से तो यूनियन टेरिटरीज़ 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट करती है, तो आप UNO में जाके बात करते हैं। तो कैसे देखते हैं सूरत हाल को आप? देखें जी, सूरत हाल इंतहाई मज़हका खेज है, क्योंकि नक्शा जो है वो पाकिस्तान जब कहता है कि भारत ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, तो उसको कितना, देखो यार, झूठ भी कितनी ढिठाई से बोलते हैं ये। यानी नक्शा इन्होंने बदला, रियासत का नक्शा इन्होंने हमला करके बदला, कब्जा करके, और वो गिलगित एजेंसी को नॉर्दर्न एरियाज का नाम दे दिया और इधर इसको आज़ाद कश्मीर का नाम देके फिर डेमोग्राफिक चेंजेस की, हर किस्म की चेंजेस की। तो हम वहाँ पे देखें, हमें आपने देखा ना कि वहाँ बोलने का क्या नतीजा होता है। आरफ शायद बोले थे, उनको शहीद किया, और भी लोग बोले, उनको गायब कर देते हैं। जो बोलता है बाबा जान बोला है तो उसको अंदर कर दिया है, इफ्तिखार करबलाई बोलता है तो उसको। वहाँ पाकिस्तान एक थियोफाशिस्ट स्टेट है, ठीक है ना।
अब एक थियोफासिस्ट स्टेट जो है उसको कैसे आप, उसकी की हुई जंग को आप कैसे करेंगे खत्म? वो वही तरीका है जो देखे ना यूरोप में, जो हिटलर की थी जर्मन हुकूमत, थर्ड राय, वो फाशिस्ट थी और उसने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था कि जी आर्यन रेस है और सुपीरियर रेस है, बाकी जो रेसेस हैं ये इंफीरियर हैं और वगैरह वगैरह। फिर उसने जूस को टारगेट किया। तो क्या हमें नजर नहीं आता कि पाकिस्तान ने जो नैरेटिव बनाया है वादी में और पाकिस्तानी जो मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, वो एक सुन्नी वहाबी नैरेटिव के जो है इस्लाम का मोस्ट प्योर जो उसका है वर्जन या सेक्ट, उसको वो सही इस्लाम मानते हैं। शियों को मुसलमान नहीं मानते, अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते, और जो बाकी फिरके हैं उनको मुसलमान नहीं मानते, उनको काफिर कहते हैं। तो फिर पंडित तो बहुत पीछे चले जाते हैं उस कैटेगरी से, अगर आप इनको देखना शुरू करें। तो सबसे पहली जो देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक है इसमें कल्चरल एमेंसिपेशन और दूसरी है टेरिटोरियल लिबरेशन। टेरिटोरियल लिबरेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कल्चरल एमेंसिपेशन ना हो, यानी कि जब तक जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, जब तक यहाँ पे जो गालिब सकाफती नैरेटिव है, जो गालिब सियासी नैरेटिव है, जब तक इसके काउंटर पे काउंटर नैरेटिव नहीं आएगा जो सच्चाई को सामने लेके आए, उस वक्त तक टेरिटोरियल जो है वो लिबरेशन जो है वो मुमकिन नहीं है। इसलिए कि आपका साथ वहां के वो लोग नहीं देंगे जिनको पिछले 70 सालों से इंडोक्ट्रिनेट किया गया, पॉइजन किया गया है। ऑल्दो कि उसके बावजूद उन्होंने आपकी जिहादी मूवमेंट का गिलगित बल्तिस्तान कभी भी हिस्सा नहीं बना। तो फिर भी आपको सबसे पहले तो इस कल्चरल नैरेटिव, और इसके लिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आपका चैनल खास तौर पर जो है उसने बेशुमार प्रोग्राम्स हैं, अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पे जाकर देख सकता है, और एक पूरी लाइब्रेरी है आपकी जो है टीवी चैनल में इन्हीं इश्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें आपस में इकट्ठा होना चाहिए। जैसे सुशील पंडित साहब हैं, मैं हूं, और लोग भी हैं, हम लोगों को आपस में इकट्ठा होना चाहिए। हमें आपस में एक थिंक टैंक बनाना चाहिए, ठीक है ना, और उस थिंक टैंक में हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि भाई ये मुद्दा हमने अब लेकर मार्केट में उतरना है, ये मुद्दा लेकर हमने अवाम में जाना है, ताकि उसमें एक तो कंसिस्टेंसी आए, दूसरा फोकस हो उसका। अभी देखें ना, सुशील पंडित साहब मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके बात करते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, जो कल्चरल जेनोसाइड हुआ और जो उनके एक्सोडस हुआ उस पर बात करते हैं। मैं पीओजेके के ऊपर लगा रहता हूं कि जी वहां पे ये हो गया और वहां पे वो हो गया, ठीक है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, वो अपने बाबा जान को छुड़ाने के चक्कर में लगे रहते। तो हम अलग-अलग मौकफ लेके चल रहे हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट करें और हम ये तय करें कि ठीक है जी, ये जैसे ट्विटर पे ट्रेंड नहीं चलता, वो कहते हैं जी ट्रेंड चलाना है, वो सबको मैसेज करते हैं कि यार ये ट्रेंड है, इसके ऊपर आपने करना है। ऐसे हम लोगों को चाहिए कि हम फोकस्ड जो है ना, कोऑर्डिनेटेड फोकस्ड जदोजहद करें, सब मिलके, हम जितने भी हम अभी तक हम बिखरे बिखरे हैं। मैं एक अलग आवाज हूँ, सुशील की अलग आवाज है, किसी और की अलग आवाज है। इन आवाजों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म। फिर ये नजर आएगा कि वाकई ये एक लिविंग बॉडी है। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये जो नैरेटिव है ये उस वक्त तक जोर नहीं पकड़ सकता, इसका मोमेंटम बिल्ड नहीं हो सकता जब तक ये थिंक टैंक की सूरत में ना आगे बढ़े। सुशील पंडित भाई, इसी बात के तनाज़र में आप ये भी देखते हैं कि दुनिया तो आज तक जो जीनोसाइड पंडितों का हुआ, उनका जो देश निकाला, वो उसको जानती ही नहीं। मानना तो दूर की बात है, पहला मरहला तो जानना है। उनको पता ही नहीं कि वो हुआ है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई बड़ी आवाज़ नहीं गई सामने। एक तो ये मसला है। दूसरा सुशील भाई, ये मसला है कि ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि
एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A के बाद और जो चीन के साथ अब एक सर्द जंग बढ़ती चली जा रही है, जिसकी मुझे नहीं पता कि किस तरह की जंग आगे वो ढलेगी उसकी सूरत, अब भारत कैसे स्टैंड लेगा? क्या लगता तो है, आपने भी कहा, मैं भी समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट में, इस लीडरशिप में विल है, लेकिन आपको लगता है कि वो विल जो है वो आगे चलेगी? चूँकि आप ज़रा ज़्यादा माइन्यूटली इन चीज़ों को देखते हैं, हम आपसे जानना और समझना चाह रहे हैं दोनों तीनों बातों को। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात कि हमारी जो नस्ल कुशी हुई, जो जेनोसाइड हुआ, उसके बारे में दुनिया जानती तक नहीं है। उसको तस्लीम करना, उसकी मजम्मत करना और उसको रिवर्स करना तो बाद के स्टेप्स हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वो वजह जानते हैं क्या है? मुझे मेरे मुल्क में रोका जाता है कि आप इस बारे में ज्यादा मत बोलिए, आप इस बारे में डिटेल्स और फैक्ट्स उठा करके मत लाइए। और जब मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, तो वो कहते हैं कि हम कश्मीर में जिहाद का दिल जीतने निकले हैं। और ये उस दिल जीतने वाली जो इनकी पहल है, मुहिम है, उसमें ये बातें आड़े आती हैं क्योंकि वो लगता है कि हम बदनाम हो रहे हैं। आप देखिए कि कमाल का पस मंजर है कि आप जिहाद का दिल जीतने निकले हैं। जो आपको मिटाने चला है, जो आपको टुकड़े टुकड़े करने चला है, जो आपकी हैसियत को तस्लीम नहीं करता, जो आपको लेजिटिमेट नेशन नहीं मानता, लेजिटिमेट सिस्टम नहीं मानता, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपकी सॉवरेनिटी को तबाह करने निकला है, सुसाइड बॉम्बर बन के निकला है, आप उसका दिल जीतने चले हैं। ये मासूमियत रही हमारे स्टेट की, हमारे स्टेट अपैरेटस की, पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की। और उसी के चलते वो हमारी नस्ल कुशी पर पर्दा डालते रहे, हमें इंसाफ नहीं दिया। जो लोग हमारे खून से ऊपर से नीचे तक सने हुए थे, चाहे वो यासीन मलिक हो, बिट्टा कराटे हो, मीरवाइज उमर हो या गिलानी हो, उनको दामादों की तरह पालते रहे। उनका दिल जीतने की कोशिश में बिछ गए, लुट गए, खजाने लुटा दिए। और आज भी सोचते हैं इनमें से कुछ लोग कि उनके हाथ में जिस दिन तिरंगा आएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मतलब ये हालत है जहनियत की कि कश्मीर हमारे सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बनेगा और कश्मीरी पंडित सैंडबैग बनेगा इंडियन सेक्युलरिज्म का कश्मीर में। तो जब इस तरह की तजवीजों के ऊपर कोई स्टेट, कोई रियासत काम कर रही हो, ये आयरनी है, ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आयरनी से, इस प्रेडिकामेंट से द स्टेट का जो पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है उसको रेस्क्यू किया जाए, उसको बाहर लाया जाए, उसको कुछ असलियत दिखाई जाए। दूसरी बात हुई कि ये जो जंग के आसार बन रहे हैं, दबाव बन रहा है, आपने कहा कि ये किस तरफ जाएगा और क्या हमारे देश की लीडरशिप में वो रेजोल्यूटनेस, वो क्लैरिटी, वो एक सेंस ऑफ पर्पस है, एक विल है, एक पॉलिटिकल विल है, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया। मेरा ऐसा मानना है कि अब सिचुएशन वहां पहुंची है कि आप में विल हो या ना हो, ये सिचुएशन आपसे करवाएगी। अगर आप नहीं करेंगे बेमौत मारे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हाथ में अब यह तय करना नहीं रहेगा कि आप लड़ेंगे या आप फिरौती अदा करेंगे, पुचकारेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ले दे के मामला टालेंगे। जी नहीं, ये जो हिस्टोरिकल फोर्सेस का एक प्रेशर होता है, एक डायरेक्शन होती है, वो डिक्टेट करती हैं कि आप क्या करेंगे, और ये हिस्टोरिकल फोर्सेस आपसे करवाएंगी। अगर हिंदुस्तान को बचना है तो आपको आंख में आंख डालकर इनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, वरना हम नहीं रहेंगे। बहुत अहम बातें की आपने। आखिर में मैं आप दोनों दोस्तों से कंक्लूसिव रिमार्क्स लेना चाहूँगा। अमजद अयूब मिर्ज़ा भाई,
हमने जो अब तक बातचीत की आर्टिकल 370 और 35A की एनिवर्सरी के मौका पर, हमने बहुत सारे डिफरेंट जावियों से भी सूरत हाल को देखने, समझने और तजिया करने की कोशिश की। इसमें क्या कोई बात हम इस वक्त मिस कर रहे हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहें? देखें जी, एब्रोगेशन ऑफ 370 जो है, इसको सुशील भाई ने बोला है कि ये एपॉक चेंजिंग एब्रोगेशन है या ये उनका कारनामा है। तो मैं इसको बोलता हूं कि ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पूरे बर्रे सगीर के पॉलिटिक्स में। एक ही बात है, आप वैसे कह लें ऐसे कह लें। देखिए, सुशील भाई ने बड़ी पते की बात की है। उन्होंने कहा है कि ये आप चाहें या ना चाहें, ये शेर आगे आपके सामने, बल्कि गीदड़ हैं ये, जो शेर की शक्ल पहन के आए हैं और शेर को गीदड़ बनाया हुआ है। और अगर ये शेर ना बना तो ये गीदड़ ही उस शेर को भी खा जाएंगे। ये वो सूरत हाल है। आप देखिए, रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं और कितनी तेजी से पाकिस्तान और चाइना जो है वो इंडिया को आइसोलेट करने के चक्कर में। ईरान को उन्होंने $400 बिलियन का 25 साल का पैकेज ऑफर किया हुआ है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने 3 साल सफारती ताल्लुकात खराब होने के बाद मुकम्मल तौर पर फाल करके अपना एम्बेसडर वहां भेजा है। नेपाल को आप देखें कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए चाइना कैसे इंडिया को छेड़छाड़ कर रहा है इंडिया के साथ। बार बार वो जो म्यांमार है उसके इलाकों को वो क्लेम करवाता है उनसे कि ये इलाके जो है ये म्यांमार के हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखें, ये मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ भारत के और जम्मू के डोगरास और भारत के नौजवानों से कि हमें जो है ना, वी शुड ट्राई टू लर्न टू कॉल अ स्पेड। हमें दहशतगर्दी जो है, ये जहादिज्म जो है, इसको जीरो टॉलरेंस इस पे होनी चाहिए। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। टोटल कंप्लीट जीरो टॉलरेंस, जैसे कनाडा और यूरोप में है ना कि रेसिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। अगर आप किसी को गाली भी दे दें ये तो वो आप गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इस हद तक यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है। तो ऐसे ही दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जहादिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जो मसाजिद बजाय इस्लाम की बात करने के, बजाय अच्छी बातें करने के, वहां जहाद की तालीम देते हैं, उन मसाजिद को ताले लगा दिए जाए। ये तब जाके होगा। ये जितने लोग हैं, डायनेस्टिक फैमिलीज हैं वहां बैठी हुई, जो शरीक जुर्म हैं पंडितों के जेनोसाइड में, जो खामोश रही, जिन्होंने फैसिलिटेट भी किया, इनको इनके ऊपर मुकदमात चलाया जाए और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन काम किया जाए। ताहिर भाई, मैं आपको आखिर में ये कहूंगा कि ये जो 370 की एब्रोगेशन हुई है ना, ये इसने हमें शनाख्त दी है, बाकियों का मुझे नहीं पता। हम लोग, जिनको लोग कश्मीरी कहते थे, जो हम डोगरे जम्मू के, हमें तो मोदी जी ने दे दी शनाख्त, समझ आई ना। और हमें डबल शनाख्त दे दी कि एक तरफ हम जम्मू वाल भी बन गए और दूसरी तरफ हम इंडियन भी बन गए। तो ये इस वक्त आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का हर शहरी और गिलगित बल्तिस्तान का हर शहरी, वो इसको समझे या ना समझे, बाय डिफॉल्ट वो अब इंडियन सिटीजन है। मैं इस पे अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया। और सुशील भाई, वही सवाल जो मेरा डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भाई से था कि कोई इस आज की डिस्कशन में हम अहम बात मिस कर रहे हो या कंक्लूसिव रिमार्क्स जो आप समझते हैं, प्लीज ऐड ऑन। जी, मैंने अपनी पिछले इंटरवेंशन में एक जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने हमारे हाई कमिश्नर को एक्सपेल किया, अजय बिसारिया को 7 अगस्त को उन्होंने एक्सपेल किया। इसको आप आजकल कनाडा में हाई कमिश्नर हैं। जी हाँ, वही। अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जब कारगिल में हम जंग लड़ रहे थे पाकिस्तान से, हमने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को एक्सपेल नहीं किया था। जब मुंबई पर 26/11 में 10 दहशतगर्द हमलावर आए और वो पहचाने गए कि ये पाकिस्तानी हैं, हमने इंटरसेप्ट्स देखा कि वो ISI के इशारे पर आए, उनकी ट्रेनिंग पर आए, हमने पाकिस्तान के सफीर को नहीं भेजा यहां से वापस। जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हमने ये काम नहीं किया था। जब पठानकोट बेस पर हमला हुआ, जब पुलवामा हुआ, हमने ये नहीं किया।
लेकिन पाकिस्तान ने, हमारी पार्लियामेंट ने अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए ड्यू प्रोसेस से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरमीम की, उन्होंने हमारे एम्बेसडर को चलता किया। आप सोचिए कि ये रिएक्शन की किस डिग्री पर मामला गया है। पाकिस्तान ने और चीन 3 दफे सिक्योरिटी काउंसिल गया पाकिस्तान के कहने पर। ये एक मामूली बात नहीं है और इसी वजह से हम आज एक एस्केलेशन देख रहे हैं। और ये एस्केलेशन भारत की लीडरशिप, भारत की पॉलिटी, भारत का एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, इसको देखे कि ये क्या है और उसके हिसाब से तैयारी करे, ये आज बहुत जरूरी है। और इसके लिए वो ये देखने पे मजबूर हो, इसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन बनना, एक पब्लिक डिस्कोर्स जो इसको क्रिस्टलाइज करे, इसमें से कंफ्यूजन निकाले, लाग लपेट निकाले, तरह तरह के जो इसमें इररिलेवेंट इश्यूज जोड़े जाते हैं, उसको हटा करके साफ साफ देखे कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और ये काम करने में आप मदद कर रहे हैं गोरा साहब, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप इस डिस्कोर्स में जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इश्यूज को क्रिस्टलाइज करने में, आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं आप दोनों दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं और हमें मुसलसल ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि पहला मरहला तो इस वक्त हमें ये दरपेश है कि हम अपने केस को, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस दोनों तरफ हो रही हैं और वो सिर्फ एक ताकत की तरफ से हो रही हैं, वो है जहादिस ताकत। जो प्रॉक्सी वार जिन्होंने इम्पोज़ की हुई है, वही जम्मू कश्मीर लद्दाख में जहाँ कहीं जहादी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी उसके पीछे हैं, और जो गिलगित बल्तिस्तान है और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर सो कॉल्ड है उसमें भी होती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का। और मेरा ख्याल है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये बज़ाते ख़ुद एक छोटा सा थिंक टैंक है और इसी को आगे बढ़कर एक बड़ा काम करना चाहिए ताकि हम नैरेटिव का जो सच है दुनिया तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया सुशील पंडित भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा भाई। व्यूज़, आपने बातचीत सुनी एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A के 1 साल की एनिवर्सरी के मौका पर 2 अहम कश्मीरियों के साथ, जो एक ही रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं मगर 2 अलग अलग हिस्सों से पहचाने जाते हैं, मगर दोनों की आवाज़ एक ही है। दोनों का मामलात को समझने और देखने का अंदाज़ एक इसलिए है कि दोनों रैशनैलिटी पर बिलीव करते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ टैग टीवी पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.